आपका दोस्त संदीप मित्तल और आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो कि आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। स्पेशली जब हम लोगों ने दो कोविड के सीजन हम लोगों ने देखे हैं, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की अहमियत बहुत बढ़ गई है। जैसा कि बड़े बुजुर्ग भी बोल के गए हैं, हेल्थ इज वेल्थ। आज के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस इज इक्वल टू वेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप मान के चलिए कि आपने वेल्थ का भी इंश्योरेंस करवा रखा है, क्योंकि अगर कभी कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आपको आती है इस प्रकार से, तो आपकी वेल्थ के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। आपको जो भी पूरा क्लेम है आपको आपकी कंपनी सेटलमेंट करके देती है। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? तो सबसे पहले तो साथियों यही बोलूंगा मैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए उसी समय हेल्थ इंश्योरेंस ले लो जब आप बीमार नहीं हो, क्योंकि बीमार होने के बाद में जब आप किसी कंपनी के पास में इंश्योरेंस लेने के लिए जाएंगे तो वो कंपनी आपको मना कर सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? तो उसके लिए मैं छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स एक नॉर्मल बात करता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर समय आपके पास में कैश रखा हुआ हो। जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो आपकी मर्जी के हिसाब से इलाज करें। वो उनकी सुविधा और मरीज की जो कंडीशन है उसको देख के इलाज करते हैं। वो ये देख के इलाज नहीं करते हैं कि आपके पास में पैसा है या नहीं है। बीमारी कभी किसी को बताकर नहीं आती है। हॉस्पिटल्स वाले कभी डिस्काउंट्स नहीं पे करते हैं। बीमारी कभी भी आपके घर की पैसों की व्यवस्था देखकर नहीं आएगी, और बीमारी पहले की तरह रही भी नहीं है, वो इतनी सस्ती नहीं है। आज की तारीख में, आज से कुछ समय पहले अगर हम लोग बात करें तो किसी चीज का इलाज शायद 5, 10, 15, 20 हजार रुपए में हो जाता था। अब उन्हीं चीजों के कुछ लाखों रुपए लगने लग गए। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि 1,50,000 रुपए के अंदर में कुछ भी नहीं होना। आज की तारीख में कोई सी भी बीमारी होती है तो खर्चे जो है वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक भी आराम से पहुंच जाते हैं। हम लोग बात करते हैं उसके बाद कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कैसे चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एडवाइजर्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप अपने किसी परिचित, अगर आपके पास में अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो अपने किसी परिचित से पूछिए, अपने दोस्त से पूछिए कि उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस किसके थ्रू लिया हुआ है। एक अच्छे एडवाइजर को खोजिए। उसके अलावा बैंक्स भी हेल्थ इंश्योरेंस सेल करती है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले आप ये जरूर से चेक करिए कि क्या किसी बीमारी की अवस्था में, किसी समय क्लेम की अवस्था में ये लोग हमें कितनी हेल्प कर पाएंगे, कितना वो लोग हमारे साथ में खड़े रह पाएंगे, क्या वो हमको नॉलेज शेयर कर पाएंगे। इन सब चीजों को समझने के बाद में ही हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे प्लेटफॉर्म से लीजिए जहां से आपको पूरी हेल्प मिल सके। मैं कभी कोविड के समय का एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक परिचित के थ्रू मेरे पास में एक केस आया था। ये केस स्टडी, ये ओरिजिनल केस है। तो उनसे बात हुई कि उन्होंने कहीं से हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। उनके पिताजी को कोविड हुआ और कोविड के बाद वो चल बसे। लेकिन जब वो चल बसे उसके बाद में वो बंदा मेरे पास में आया कि सर मुझे जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने बैंक से लिया था और मुझे क्लेम नहीं मिल पा रहा है। तो जब मैंने उसकी फाइल देखी तो पूछा भाई क्या हुआ था? तो बोले सर 70,000 रुपए की 70,000 2 साल की प्रीमियम उन्होंने पे करी थी, मतलब 35,000 रुपए 1 साल का उन्होंने पे करा था। ऐसे करके 70,000 रुपए उन्होंने पैसा दिया और उनका जो क्लेम पास हुआ वो केवल 25,000 का क्लेम पास हुआ। जब मैंने उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा तो उस डॉक्यूमेंट्स में देखा कि कंपनी ने ये टर्म्स कंडीशन उसमें डाल रखी थी, बैंकर ने, कि जो इंश्योरेंस इन केस ऑफ सर्जरी के अलावा अगर कुछ और किसी भी टाइप की कोई बीमारी होती है तो हमारा मैक्सिमम जो हम क्लेम सेटल करेंगे वो सिर्फ 25,000 रुपए का करेंगे। मतलब अगर उनको सर्जरी होती तो वो 5 लाख रुपए तक एलिजिबल थे, लेकिन सर्जरी के अलावा किसी भी केस में सिर्फ 25,000 रुपए का उनको इंश्योरेंस मिलना था। तो बैंकर इंश्योरेंस से हम लोग अगर पॉलिसी लेते हैं तो उस समय इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाए। उस केस में हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं और बाद में कंपनी भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद में और क्या चीज हम लोग को ध्यान देना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय? तो एक चीज आप जरूर से ध्यान रखें कि अगर आपको कभी भी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है तो उसको जरूर से डिक्लेयर करें। अगर आप कंपनी को नहीं बताते हैं कि मुझे ये डिसीज है और बाद में सपोज अगर उसी से रिलेटेड कोई बीमारी होती है और कोई पुराना पेपर कंपनी के पकड़ में आ जाता है या गलती से आप उस पेपर को प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्लेम डिनाई हो जाएगा। इवन डिनाई नहीं होगा, साथ में ये भी हो सकता है कि आपकी पॉलिसी की कैंसिल कर दे कंपनी
और अगर एक बार पॉलिसी कैंसिल हो गई तो बाद में आपको इंश्योरेंस लेने में ही मुश्किल आएगी। इसके अलावा हमको एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि जो इंश्योरेंस होता है उसमें डिस्पोजेबल आइटम का जो क्लेम होता है वो नहीं मिलता है, जनरली कोई भी कंपनी नहीं देती है। हाँ, अभी जरूर कुछ प्लान ऐसे आ चुके हैं मार्केट के अंदर में जहाँ पे 100% क्लेम सेटलमेंट होता है, जिसमें डिस्पोजेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम का भी इंश्योरेंस कवर किया जाता है। उसके अलावा एक चीज वो ध्यान देने वाली बात है कि स्पेशली एक्सीडेंट के केस में ये डिस्पोजेबल आइटम का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक्सीडेंट के केस में ज्यादातर जो आइटम होती है वो डिस्पोजेबल ही लगती है। तो जब हम कभी एक्सीडेंट के केस में अगर मेडिक्लेम के थ्रू हम लोग अगर क्लेम सेटलमेंट करने के लिए जाते हैं तो कुछ पैसा हमारा ज्यादा कट जाता है। तो इसके लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी अलग से होना जरूरी है। इसके साथ में एक चीज वो ध्यान देना चाहिए कि सर्विस चार्ज और रूम रेंट ये दोनों एक ही चीज होती है। कभी कभी जैसे कुछ पॉलिसी के अंदर में होता है कि सपोज जैसे आपने 3 लाख की पॉलिसी ली या 5 लाख की पॉलिसी ली और उस पॉलिसी टर्म्स में ऐसा होता है कि आप 1% ऑफ पॉलिसी सम एश्योर्ड का आप ले सकते हैं नॉर्मल रूम रेंट के रूप में। तो सपोज आपने 5 लाख की पॉलिसी ली तो 5,000 रुपए का आप रूम ले सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि 4,500 का तो रूम दे दिया और 1,500 रुपए सर्विस चार्ज के नाम पे लगा दिए या नर्सिंग चार्जेस के नाम पे लगा दिए। तो साथियों ये चीज हमेशा क्लेम प्रेजेंट करते समय ध्यान देना चाहिए, या जब हम रूम लेते हैं उस समय में ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा टोटल रूम रेंट है उसके अंदर में नर्सिंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस और रूम रेंट वो तीनों शामिल होते हैं। अगर वो अलग से हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। और इसके अलावा अगर कभी जीएसटी भी अलग से अगर हॉस्पिटल वाले लगाते हैं तो वो अलग से अगर लगाते हैं तो वो कई जगहों पे नहीं मिलता है। अब एक और चीज हम लोग को ध्यान देना चाहिए मेडिक्लेम लेते समय, वेटिंग पीरियड, जो कि बहुत खास होता है। इसके साथ भी कई बार कुछ कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है। तो वेटिंग पीरियड क्या होता है, अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेटिंग पीरियड अलग अलग टाइप का होता है। पहला वेटिंग पीरियड होता है 1 मंथ, फिर होता है 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। तो जो 1 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपने जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम जब आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो 1 महीने तक किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी का क्लेम सेटल नहीं किया जाता है। 1 महीने तक का ग्रेस पीरियड होता है कंपनी के लिए। अगर 1 महीने के पहले किसी टाइप की कोई बीमारी होती है या हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो वो क्लेम आप नहीं लगा सकते। एक्सीडेंट के केस में हम लोग जरूर बताना चाहूंगा आपको कि एक्सीडेंट के केस में जिस दिन आपकी पॉलिसी इशू हुई, अगर उसके सेकेंड डे भी एक्सीडेंट से अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो आप क्लेम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे 2 साल का जो वेटिंग पीरियड होता है उसकी। तो जो 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है ना, उसको सिंपल भाषा में मैं ऐसा समझाता हूँ कि जिन बीमारियों के इलाज को रोका जा सकता है, जैसे कैटरेक्ट हो गया, पाइल्स हो गया, कोई गठान का हो गया, इस प्रकार की जो बीमारियां होती है, जिन बीमारियों के इलाज को रोका जा सकता है। इवन डॉक्टर खुद ही बोलते हैं कि भाई 2 महीने तक अपन दवाई लेते हैं, फिर देखते हैं। स्टोन होता है तो स्टोन के लिए डॉक्टर्स के बाद दवाई देते हैं कि चलो अपन देखते हैं, इसको गला के देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन ऑपरेट करेंगे। तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती है उनका 2 साल तक इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। 3 साल और 4 साल की जहां तक हम लोग बात करते हैं तो 3 साल और 4 साल वो वाला वेटिंग पीरियड होता है कि अगर आपने कोई पुराना एग्जिस्टिंग बीमारी डिक्लेयर करके रखी है। ये अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग कंपनी की जो पॉलिसियां होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंपनी में 3 साल है, कोई कंपनी में 4 साल है। तो पुरानी एग्जिस्टिंग बीमारी अगर आपने कोई सी भी डिक्लेयर करके रखी है तो उन बीमारियों के इलाज के ऊपर में 3 साल या 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। तो ये वेटिंग पीरियड भी हमको एक ध्यान देने वाली बात होती है। अब हम लोग बात करते हैं किस किस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। तो जनरल अगर मैं भाषा में बोलूं तो 2 टाइप से आप मेडिक्लेम ले सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल प्लान, एक होता है ग्रुप प्लान। तो जो इंडिविजुअल प्लान होता है, जैसा हम लोग बात करें कि किसी एडवाइजर के थ्रू आप अगर कोई पॉलिसी लेते हैं, जनरली वो पॉलिसियां जो होती है वो इंडिविजुअल प्लान होते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस जो होते हैं, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे बैंकर इंश्योरेंस, जो बैंक वाले इंश्योरेंस करते हैं, या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कई सारे इंश्योरेंस होते हैं, वो लोग जनरली ग्रुप प्लान लेकर काम करते हैं। ग्रुप प्लान ध्यान रखिएगा हमेशा दोस्तों कि वो एक टेलर मेड प्लान होता है। कंपनी या बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के हिसाब से जो पॉलिसी के फीचर है उसको प्लस माइनस करवा सकती है इंश्योरेंस कंपनी से। तो कई बार वो कुछ चीजों को एड भी करवाती है और कई बार कुछ चीजों को वो माइनस भी करवा देती है कि भाई ये वाला हमको फैसिलिटी नहीं चाहिए। जैसे ग्रुप प्लान में एक मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि ग्रुप प्लान के अंदर में कई जगहों पर आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी को भी कवर किया जाता है, जबकि नॉर्मल इंडिविजुअल प्लान में प्रेगनेंसी कवर नहीं होती है। तो कुछ फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है। दूसरा ये है कि आप ग्रुप प्लान में तब तक ही बने रहेंगे जब तक वो जहां से आप वो सर्विसेज ले रहे हैं
जब तक उस कंपनी, उस बैंक का या उस कंपनी का, उस पर्टिकुलर कंपनी जिससे उन्होंने पॉलिसी ली है उससे टाई अप है। जिस दिन वो टाई अप खत्म हो जाएगा उस दिन आपकी पॉलिसी वापस जीरो हो जाएगी। जब अगर जाकर आप किसी इंडिविजुअल प्लान को परचेज करने की कोशिश करेंगे तो आपको डे 1 वाला ही सब कुछ कैलकुलेशन आएगा, मतलब वो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी नहीं कहलाएगी। एक चीज और है कि आज की तारीख में अभी हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ एडवाइजर्स के थ्रू अगर सर्विसेज तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन कभी कभी किसी एडवाइजर से अगर आपको परेशानी भी है या किसी कंपनी से भी आपको परेशानी है तो आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट भी कर सकते हैं। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अपनी पॉलिसी ले जा सकते हैं। एक चीज उसमें भी ध्यान देने वाली बात होती है कि जब आपने एक पुरानी कंपनी को छोड़कर आप नई कंपनी में जाते हैं और इस बीच आपको कोई बीमारी या कुछ भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उसको आपको जरूर नई कंपनी को बताना चाहिए। अदरवाइज जो पुराना प्लान है वो कंटिन्यू माना जाता है और उसमें कोई वेटिंग पीरियड का कोई क्लॉज उसमें नहीं डलता है। ये तो सब बातें हो गई कि क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं टैक्सेशन की। तो साथियों 80D जो सेक्शन है उसमें अगर आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन बैठता है और आप इस कॉम्बिनेशन में आते हैं तो 1 लाख रुपए तक की आप छूट ले सकते हैं मेडिक्लेम के तहत। मेडिक्लेम में 80D सेक्शन के तहत इनकम टैक्स के अंदर में नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं 25,000 की हमको छूट मिलती है 80D सेक्शन के अंदर में। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपके साथ में डिपेंडेंट बच्चे हैं तो जो मेडिक्लेम में छूट मिलेगी वो 25,000 रुपए की मिलेगी। साथ में अगर आप अपने पेरेंट्स का, जिनकी उम्र 60 साल से कम है, तो उनकी प्रीमियम आप अगर पे करते हैं तो भी आप 25,000 रुपए की एडिशनल छूट ले सकते हैं। अगर हम और आगे बात करें तो 50,000 रुपए की छूट हो गई। अगर हम बात करें कि आपकी उम्र तो 60 साल से कम है लेकिन अगर आपके पेरेंट्स की एज जो है वो 60 ईयर्स से ऊपर है और उनका मेडिक्लेम का आप प्रीमियम पे करते हैं तो आप 50,000 रुपए तक की छूट ले सकते हैं उनके प्रीमियम के ऊपर में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी खुद की उम्र भी 60 साल से ऊपर है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक की भी उम्र 60 साल से ऊपर है और आप खुद का भी प्रीमियम भर रहे हैं और अपने मदर फादर का भी प्रीमियम भर रहे हैं तो 50,000 रुपए की छूट आप अपने खुद के प्रीमियम पे ले सकते हैं मेडिक्लेम में 80D सेक्शन में इनकम टैक्स के अंतर्गत। और 50,000 रुपए की ही छूट आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी मिलती है। प्रीमियम पे करते समय एक चीज हमेशा ध्यान देने वाली बात होती है कि आप हमेशा प्रीमियम ये जो भी दें ये आपके बैंक के थ्रू पैसा कटना चाहिए। मतलब भले आप चेक से पेमेंट करें, यूपीआई से पेमेंट करें, नेट बैंकिंग से पेमेंट करें या किसी भी तरीके से पेमेंट करें, आप कभी भी मेडिक्लेम का पैसा कैश में न जमा करें। क्योंकि अगर आप मेडिक्लेम का पैसा कैश में जमा करेंगे तो आपको इनकम टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। इस चीज का आपको बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। और ये जो इनकम टैक्स की छूट के अलावा बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि ये चीजों का ध्यान रखते हुए आज के समय में मेडिक्लेम लेना बहुत जरूरी हो गया है। तो जल्दी से जल्दी अपने किसी एडवाइजर के पास में जाइए और उनसे बात करिए कि आपने जो मेडिक्लेम ले रखा है क्या वो इनफ है, क्या उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्या उसमें सुपर टॉपअप करने की जरूरत है, उसमें और क्या क्या फैसिलिटी हो सकती है। नई बहुत सारी टाइप की पॉलिसियां आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है। तो एक बात समझिए और उनके साथ में बैठिए। और आखिरी में एक बात बस यही बोलना चाहूंगा कि रेड लाइट पे आप अपना इंजन बंद करके रखें क्योंकि उसमें आपको 2 तरीके के फायदे होंगे। एक तो आपका पैसा भी बचेगा और दूसरा पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। ओके, थैंक यू।